तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो आपने देखा होगा, आप एक चाय चाय लेते हैं, गर्म चाय होती है। गर्म चाय को जब आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। क्या होता है उसमें? हीट का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। गर्म चाय चाय हमारी गर्म होती है, बाहर का एटमॉस्फेयर क्या होता है? ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर कम है। तो क्या होता है? चाय का जो टेम्परेचर था घटता जाता है और धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। तो हीट का क्या होता है? चाय से ट्रांसफर होता है सराउंडिंग में। तो ये हीट का जो ट्रांसफर है, इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स में देख सकते हैं, दो वर्ड है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मल मतलब हमारा हीट एंड डायनेमिक्स मतलब मूवमेंट। तो हीट का मूवमेंट, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। हीट के मूवमेंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो अब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के कुछ लॉ दिए गए हैं, उन लॉ की स्टडी हम करने जा रहे हैं। तो वो लॉ क्या क्या है? दैट इज द जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। 0 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जीरो लॉ से। तो जीरो लॉ क्या कहता है? इफ two systems are in thermal equilibrium separately with a third system, they must be in thermal equilibrium with each other. क्या मतलब हुआ? सपोज ये दो सिस्टम है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड बी और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ए और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या बोला उसने? यदि ए और बी में थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड बी और सी में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी मेरा आपका क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये जीरोथ लॉ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो चाय के कप है, मान लो ये कप है, ठीक। इसको हमने बर्तन में बंद कर रखा है, ठीक है। ये बर्तन आइसोलेटेड है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। इसका टेम्परेचर जो है, इन दोनों कप का जो टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि दोनों एक ही बंद है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, 15 ठीक, 15 डिग्री सेल्सियस पे 15 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरा कप है जिसका टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। इसको लाके मैं इसमें बंद कर देता हूँ। 30 डिग्री सेल्सियस वाले कप को मैं लाया, इसके अंदर रख दिया मैंने। ये मैं सी को लाया, सी को मैं इसके अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक। अब क्या होगा? आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे ना, 30 डिग्री सेल्सियस वाले जो कप चाय का कप था, इसका टेम्परेचर घटेगा और इन दोनों कप का जो टेम्परेचर है आपका इंक्रीज होगा। इसका टेम्परेचर आप कुछ देर बाद पाएंगे, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसका भी 20 हो जाएगा और इसका क्या होगा? 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों जो कप है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तीनों टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सी से जो 30 का टेम्परेचर 30 से 20 डिक्रीज होगा और ए और बी का जो टेम्परेचर 15 से इंक्रीज होगा, ठीक। इनका टेम्परेचर 15 से इंक्रीज होगा 20 होगा, 30 से इसका डिक्रीज होगा 20 होगा, ठीक। अब ये 30 से 20 क्यों हुआ, 15 से 20 क्यों हुआ, ये आने वाला टाइम में हम समझेंगे, ठीक। हीट का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक। तो बट ये आपको समझना होगा, थोड़ी देर बाद ये सब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब सबका टेम्परेचर सब सेम हो जाएगा। ये सेम वैसे केस जैसा भी मैंने बताया आपको कि चाय वाला केस, चाय को आप जब एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है? चाय ठंडी हो जाती है, क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो यही फर्स्ट लॉ है, ठीक है। यदि ए और बी मेरे थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी मेरे क्या हो जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक। ये मेरा हो गया जीरोथ लॉ। अब हम करते हैं फर्स्ट लॉ पे, आगे बात करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम प्लस वर्क डन बाय अ सिस्टम, ठीक। क्या कहा इसने? द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम, हीट सप्लाई मतलब डेल्टा क्यू, क्यू मतलब मेरा हीट सप्लाई टू अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक, प्लस वर्क डन बाय अ सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू, ठीक। ये मेरा फॉर्मूला है। किसी भी सिस्टम को जो हम हीट देता है डेल्टा क्यू, वो सिस्टम की चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस सिस्टम द्वारा किए गए वर्क के बराबर होता है, ठीक। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये मेरा फर्स्ट लॉ है, ठीक। इसको हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का नियम भी इसको कहा जाता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको जस्ट हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जस्ट हम
लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको जस्ट हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम जस्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये मेरा क्या फर्स्ट लॉ है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जैसे आपके बल्ब जल रहा है, बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और वो क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हीट का इसमें क्या, हीट का लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, जस्ट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। बैटरी से हम मोबाइल चलाते हैं, देखो होता क्या है, बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी से वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो यही है, एनर्जी का जस्ट ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एनर्जी को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक, तो यही मेरा फर्स्ट लॉ है। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ में क्या करता है, सेकंड लॉ के अंदर में दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका केल्विन ट्रांस और सेकंड है आपका मेरा क्लेसियस स्टेटमेंट। ठीक, तो केल्विन ट्रांस क्या कहता है, देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन विच गिव्स 100% एफिशिएंसी, देयर इज नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट वर्क। क्या कहा इसने, हम ऐसा कोई भी इंजन हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो 100% एफिशिएंसी के साथ वर्क करे। ठीक, ये इसका लॉ है कि हम कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते कि जो हमारे हीट को पूरा 100% वर्क में चेंज कर दे, दैट कांट पॉसिबल। ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है जो पूरी हीट को जो दिया गया उसको वर्क में चेंज कर दे। कुछ ना कुछ हमारा हीट का लॉस हमेशा होता है, कोई भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ये क्लेसियस ट्रांस का लॉ है, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, हीट को कभी भी 100% वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज द क्लेसियस ट्रांस लॉ। ठीक, ओके, आपको आगे जाके ये पढ़ेंगे कि कार्नोट इंजन होता है, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, उसकी भी एफिशिएंसी 70 के आसपास होती है, 72 73 के आसपास आती है। तो आप समझ रहे हैं, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100 पॉसिबल है ही नहीं। मैक्सिमम जो एफिशिएंसी पॉसिबल होती है वो कार्नोट इंजन की होती है, अब उसकी भी एफिशिएंसी लोग 70 73 74 के अराउंड आती है। सो 100% कभी पॉसिबल नहीं। इट मींस कभी भी हीट को आप 100% वर्क में चेंज नहीं कर सकते, हीट को कभी भी 100% वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। ये हो गया केल्विन ट्रांस का लॉ। अब हम चलते हैं क्लेसियस स्टेटमेंट। क्लेसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच ऑपरेट ऑन अ साइकिल and produce no other effect other than the transfer of heat from cooler body to hotter body। क्या मतलब है इसका, आप एक चीज बताइए, ये हॉटर बॉडी है, हॉट बॉडी की कूलर बॉडी है, ठीक, कूल बॉडी है। इसका मतलब समझते हैं, हॉट बॉडी से कूलर बॉडी में तो हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, कोई भी चाय गर्म होती है, हॉट बॉडी से कूलर बॉडी में हीट का ट्रांसफर तो अपने आप होगा, बट कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट का ट्रांसफर अपने आप नहीं हो सकता। ये वो कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस व्हिच ऑपरेट ऑन अ साइकिल एंड नो प्रोड्यूस नो अदर इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, हम कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट का ट्रांसफर अपने आप नहीं हो सकता बिना किसी डिवाइस के यूज करे। हॉटर बॉडी से कूलर बॉडी में तो होगा, अपने आप होगा। हॉट बॉडी से कूलर बॉडी में हीट का ट्रांसफर अपने आप होगा। हाई हीट, हॉटर है मतलब उसका टेंपरेचर ज्यादा, हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर में तो हीट अपने आप फ्लो होगी, बट लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर में हीट अपने आप फ्लो नहीं हो सकती। ये क्लेसियस का स्टेटमेंट है, हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर में तो हीट अपने आप फ्लो होगी, बट लो टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर पर हीट अपने आप फ्लो नहीं हो सकती। ठीक, सो कूलर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट का फ्लो पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, विदाउट एक्सटर्नल डिवाइस। ठीक, ये हमारा क्लेसियस का स्टेटमेंट है। ठीक, अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पे। वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू।